दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में बताते हैं कि लालू यादव के मुस्लिम यादव वोट बैंक पर नीतीश की नजर, आरजेडी को तगड़ा झटका देने की तैयारी। जी हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे हैं। आरजेडी प्रमुख की गैर हाजिरी में आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है। जी हम बात कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख सियासी दलों ने चुनावी गुणागणित बैठाना शुरू कर दिया है। और बात करें मुख्य विपक्षी दल आरजेडी की, तो पिछले 30 साल में पार्टी की जीत में मुस्लिम यादव फैक्टर अहम रोल निभाता रहा है। सूबे में 17% मुस्लिम और 14% यादव वोटर हैं, जिनका चुनाव में अहम योगदान रहता है। बिहार में 2015 तक लालू यादव की पार्टी ने सत्ता संभाली, तो उसकी मुख्य वजह मुस्लिम यादव फैक्टर का पार्टी के साथ प्रमुखता से जुड़े रहना ही था। बाद के दिनों में भी आरजेडी में ये फैक्टर काफी मजबूती से जुड़ा रहा। हालांकि अब जेडीयू की नजर आरजेडी के इस वोट बैंक में सेंधमारी की है। इसको लेकर नीतीश कुमार की पार्टी ने रणनीतिक प्लान तैयार कर लिया है। और वहीं अगली खबर बता दें कि फडणवीस का लालू राबड़ी पर हमला, 15 साल में 25 वर्ष पीछे ले गए बिहार, एनडीए लौटाएगा स्वर्ण काल। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के पहले ही संबोधन में देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया कि राजग, एनडीए और विशेषकर बीजेपी का प्रचार अभियान बेहद आक्रामक होने वाला है। एनडीए विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा और युवा उसकी प्राथमिकता में है। शनिवार से शुरू हुई प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय वर्चुअल बैठक के उद्घाटन में फडणवीस ने विधानसभा चुनाव बिहार के लिए टर्निंग पॉइंट बताया। कहा कि यह चुनाव लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में 25 वर्ष पीछे जाने वाली बिहार की किस्मत बदलने वाला है। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि नेतृत्व के मुद्दे पर 2 फाड़ में दिखी कांग्रेस, सोनिया के इस्तीफे की खबरों का पार्टी ने किया खंडन। जी आपको बता दें कि कांग्रेस में कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले पार्टी में नेतृत्व के मुद्दे पर घमासान देखने को मिल रहा है। पार्टी के लगभग 2 दर्जन नेताओं ने चिट्ठी लिखकर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है, जिसके बाद पार्टी 2 धड़ों में बंट गई है। जहां एक और पार्टी पूर्णकालिक नेतृत्व की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक खेमा पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथों में ही रहने देना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक इस चिट्ठी के सामने आने के बाद सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं से नया अध्यक्ष चुनने के लिए कहा है। आपको बता दें, पार्टी के नेशनल प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी के इस्तीफे की खबरें गलत हैं। मौजूदा घटनाक्रम पर कई कांग्रेसी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आए हैं और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा कि वह पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में बनी रहें। हम कांग्रेस पार्टी में आपके नेतृत्व के प्रति पूर्ण और अटूट विश्वास को दोहराना चाहेंगे। और वहीं अगली खबर बता दें कि शिवराज चौहान का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस डूबने वाली है, दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। जी हम बात करें कि कांग्रेस और पार्टी की कमान को लेकर हलचल काफी तेज है। पार्टी के नेता कांग्रेस नेतृत्व के मुद्दे पर 2 धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर बीजेपी ने तंज कसा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब कांग्रेस डूबने वाली है, दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। बता दें कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव की मांग करते हुए CWUC सदस्यों, पार्टी सांसदों और पूर्व मंत्रियों सहित पार्टी के शीर्ष 23 नेताओं ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर तंज कसते हुए शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि कुछ लोगों ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद किसी और के लिए छोड़ दें। अब कांग्रेस डूबने वाली है, दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि क्या गजब कांग्रेस के हैं, नेहरू जी के बाद इंदिरा, फिर राजीव गांधी, उसके बाद अब सोनिया जी, फिर राहुल, तो पुनः सोनिया जी ही अध्यक्ष बन गई। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ये टोपी केवल कांग्रेस परिवार में ही घूम रही है। चौहान ने कहा कि कांग्रेस अब दुर्गति को प्राप्त हो रही है, नेतृत्व पर विश्वास नहीं रहा। एक नेता जो अपने आप को युवा नेता कहते थे, वो पहले ही अध्यक्ष पद छोड़कर भाग चुके हैं। अब जो वर्तमान नेतृत्व है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठा दिए गए हैं। कई नेताओं ने चिट्ठियां लिखी हैं। कांग्रेस के ऊपर आज अस्तित्व का संकट है, कोई नेतृत्व नहीं है, जो है उस पर भरोसा और विश्वास नहीं है, वो दिशा नहीं दे पा रहा है, वो फैसले नहीं कर पा रहा है।
और वहीं अगली खबर बता दें, उपचार कराने लंदन गए पूर्व पीएम नवाज शरीफ फरार घोषित। पाकिस्तान सरकार ने प्रत्यर्पण के लिए यूके से किया संपर्क। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फरार घोषित कर दिया है। इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार ने शरीफ के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन सरकार से संपर्क किया है। बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे नवाज शरीफ इलाज के लिए पाकिस्तान से लंदन गए थे। लाहौर हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर 2019 को पूर्व नेता को पाकिस्तान में ही इलाज के लिए 8 सप्ताह की जमानत दी थी और वही 16 नवंबर को उन्हें इलाज के लिए विदेश यात्रा करने के 4 सप्ताह की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद से वे लंदन में हैं। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार लाहौर में शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जवाबदेही और आंतरिक मामलों में प्रधानमंत्री के सलाहकार शहजाद अकबर ने कहा कि पाकिस्तान सरकार उनको नवाज शरीफ फरार मान रही है और उनके प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया गया है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि अपने कबूलनामे पर 12 घंटे भी नहीं टिक सका पाकिस्तान, अब बोला हमारे यहाँ नहीं है दाऊद। जी आपको बता दें कि शनिवार को पाकिस्तान ने माना कि मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उसके देश में ही है और ये खबर खुद पाकिस्तान के हवाले से दी गई थी। इतना ही नहीं, पड़ोसी देश ने यह भी माना था कि दाऊद न सिर्फ पाकिस्तान में रहता है बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान फिर अपनी बातों से पलट गया है। वहां के विदेश मंत्रालय ने अब इस खबर को खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारतीय मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर कुछ सूचीबद्ध व्यक्तियों दाऊद इब्राहिम की उपस्थिति को स्वीकार किया है। आपको बता दें कि इसके अलावा उसने इस बात को भी खारिज कर दिया कि पाकिस्तान इन लोगों पर नए प्रतिबंध लगा रहा है। इससे पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाली संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर होने की कोशिशों के तहत अपने यहाँ पर इस तरह की बड़ी कार्रवाई की है। उसने 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम समेत उनके आकाओं पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है, IIPM के निदेशक अरिंदम चौधरी गिरफ्तार, टैक्स में करोड़ों की गड़बड़ी का है आरोप। जी आपको बता दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के निदेशक अरिंदम चौधरी को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया है। CGST साउथ दिल्ली कमिश्नरेट ने फाइनेंस एक्ट की धारा 89 के तहत 21 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी की थी और उन पर टैक्स में हेराफेरी का आरोप है। इससे पहले उन पर IIPM के फर्जी डिग्री देने का आरोप लगा था। उस वक्त भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक अरिंदम चौधरी पर इस बार टैक्स चोरी का आरोप लगा है और ये गिरफ्तारी करीब 23 करोड़ के सर्विस टैक्स क्रेडिट के अनुचित दावे से संबंधित आरोपों में की गई है। अरिंदम के सहयोगी गुरुदास मलिक ठाकुर को भी इसी धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है, जो कंपनी के निदेशक हैं। दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अब जांच में देश के अलावा उनकी विदेशी संपत्तियों को भी कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि श्री गणेश को और किस किस नामों से जाना जाता है। आप अपना जवाब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और सही जवाब देने वाले को रैंडम से लेकर जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30 लाख के पार, 15 दिन में 20 लाख मामले आए सामने। जी हम बात करें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले हर रोज काफी तेजी से इजाफा हो रहा है और पिछले 24 घंटों में कोरोना के 69,240 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 912 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। उसके अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30 लाख को पार कर गई है। देश में अब कोरोना संक्रमण के कुल मामले 30,44,941 मामले हो गए हैं और वहीं कोरोना से देश में जान जाने वालों की संख्या 56,706 हो चुकी है। ICMR के अनुसार 22 अगस्त तक कुल 35,29,220 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि कांग्रेस नेता का बड़ा दावा, जस्टिस रंजन गोगोई को भाजपा बना सकती है असम में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ा दाव खेलने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें असम में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को भारतीय जनता पार्टी अगले साल होने वाले विधान
विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है। तरुण गोगोई ने कहा कि मुझे मेरे सूत्रों ने बताया कि रंजन गोगोई का नाम भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की लिस्ट में है। तरुण गोगोई ने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा भेजा गया था। संभव है कि वे इसी वजह से इस बात के लिए राजी हुए हों कि अगले वर्ष होने वाले चुनाव में उन्हें भाजपा असम का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी। और वहीं अगली खबर बता दें कि 73 दिनों के भीतर देश को मिलेगी कोरोना की वैक्सीन, मुफ्त लगेगा लोगों को टीका। जी हम बात कर रहे हैं कि मौजूदा समय में कोरोना महामारी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत में हर रोज तकरीबन 60,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट तैयार कर रहा है, वह 73 दिन में उपलब्ध हो सकती है। और यही नहीं, ये वैक्सीन लोगों को नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत मुफ्त में लगाई जाएगी। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि सरकार ने हमें स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग के लिए वरीयता पर लाइसेंस दिया है ताकि तेज गति से वैक्सीन का ट्रायल हो सके और ये अगले 58 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया में इस वैक्सीन को लेकर दावा किया जा रहा है कि 73 दिन में ये वैक्सीन तैयार हो जाए, तो वाकई में क्या इस वैक्सीन पे अच्छी तरीके से काम हो रहा है और ये वैक्सीन सक्सेस हो सकेगी? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की लेटर पॉलिटिक्स। संजय निरुपम ने बताया राहुल गांधी के खिलाफ साजिश। जी हम बात कर रहे हैं कि सोमवार को होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से ठीक पहले कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर अंदरूनी विवाद सामने आ गया है। चर्चा है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में सक्रिय नेतृत्व की जरूरत पर बल देते हुए पार्टी की दशा और दिशा के बारे में सवाल उठाए हैं। साथ ही कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव करवाए जाने की मांग भी की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कुछ सदस्य, सांसदों और नेताओं ने करीब 2 हफ्ते पहले सोनिया गांधी के नाम खत लिखकर पार्टी की कार्य प्रणाली को लेकर कई सवाल उठाए और सुझाव दिए। सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेताओं की चिट्ठी में खुलकर सोनिया गांधी या राहुल गांधी की आलोचना नहीं की गई है, लेकिन इसे पार्टी आलाकमान खास तौर पर राहुल गांधी के प्रति अविश्वास और आरोप पत्र के तौर पर देखा जा रहा है। और अब वहीं बता दें कि फिल्मों और टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए दिशा निर्देश जारी। किरदार निभाते समय मास्क पहनने की जरूरत नहीं। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना संकट के बीच सरकार ने फिल्मों और टीवी सीरियल की शूटिंग की अनुमति दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शूटिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शूटिंग अब फिर से शुरू की जा सकती है, लेकिन इसके लिए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि करीब 6 महीने से फिल्म और टीवी सीरियल प्रोडक्शन बंद पड़ा था। कुछ राज्यों में इजाजत देने के बाद थोड़े रूप में शुरू हुआ। इस विषय में दिशा निर्देश तय कर दिए गए हैं। शूटिंग के समय जो व्यक्ति किरदार निभा रहे हैं वो मास्क नहीं लगाएंगे, बाकी सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जावड़ेकर ने उम्मीद जताई कि एसओपी जारी होने से न सिर्फ फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग दोबारा शुरू होगी, बल्कि इससे रोजगार भी पैदा होगा। और अब वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि सुशांत के पिता केके सिंह के वकील का खुलासा। कहा हत्या को पहले अंजाम देकर खुदकुशी का मामला बनाया। जी आपको बता दें कि दिवंगत अभिनेता के पिता केके सिंह के वकील ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान तमाम अहम सवाल के बारे में जानकारी दी और बातचीत के दौरान विकास सिंह ने इस केस को साजिशन हत्या बताया। जी आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर पटना में दर्ज एफआईआर में अपना पक्ष रखने वाले दिवंगत अभिनेता के पिता केके सिंह के वकील ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान तमाम अहम सवाल के बारे में जानकारी दी। बातचीत के दौरान विकास सिंह ने इस केस को साजिशन हत्या बताया। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान वकील विकास सिंह ने कहा ये एक बहुत अहम बात है कि सुशांत के गले में जो निशान आए हैं वह संदिग्ध हैं। मेरी एक डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये फोटो सच है तो इस केस को अंजाम देने के लिए साजिश रची गई थी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने अभिनेता के फ्लैटमेट सिद्धांत पिठानी पर आरोप लगाया है। विकास सिंह ने कहा कि सुसाइड के बाद उन्होंने फोटो क्यों नहीं ली, जिस दौरान वह क्रेमेटोरियम में तस्वीर लेते नजर आए थे, उन्होंने उनकी बॉडी उतारते वक्त किसी तरह की कोई तस्वीर क्यों नहीं ली। मुझे इस बात पर विश्वास है कि सीबीआई भी इस केस में सुराग की जांच करेगी और खुलासा करेगी, क्योंकि जिस तरह के एविडेंस वहां मिले हैं, मेरे ख्याल से ये
सुसाइड का मैटर कम और साजिशन हत्या का मामला ज्यादा लग रहा है। वकील विकास सिंह ने कहा कि मेरे ख्याल से मौके की तस्वीर डॉक्टर गुप्ता एसकेएम में फॉरेंसिक टीम को हेड करने वाले के पास आएगी तो वे इस अंजाम पर जरूर आएंगे, क्योंकि सुशांत ये इम्पॉसिबल है कि उन्होंने पलंग से जान दिया होगा, क्योंकि हमेशा इस तरह के सुसाइड केस में स्टूल की मदद ली जाती है और मुझे लगता है कि इस केस को पहले अंजाम देकर बाद में सुसाइड का केस बनाया गया है, क्योंकि सुसाइड के टाइम का भी जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। सिद्धार्थ पिठानी की मंशा पर आरोप लगाते हुए वकील विकास सिंह ने कहा कि सुशांत की बहन रास्ते में थी और 10 मिनट दूरी पर थी तो उनकी बॉडी को पहले ही क्यों उतार दिया गया। अगर सुशांत की मौत हर एक कुर्ते से होती है तो उनकी गर्दन पर कुर्ते का निशान ठीक तरह से भी नहीं दिखाई दिए। इस केस में सीबीआई इस मामले की तह पर पहुंचे तो परिवार के लोगों को इंसाफ मिलेगा, नहीं तो मुंबई पुलिस ने मामले को संज्ञेय अपराध न मानते हुए मामले को रफा दफा कर दिया था। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर एक आत्महत्या नहीं बल्कि एक साजिश है, तो वाकई में क्या एक साजिश है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए नोटिस भेज सकती है और 24 से 48 घंटे में नोटिस भेजे जाने की संभावना है। जी हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए नोटिस भेज सकती है और 24 से 48 घंटे के भीतर रिया चक्रवर्ती को नोटिस भेजा जाएगा। रविवार की पूछताछ में सीबीआई ने सिद्धांत पिठानी से रिया चक्रवर्ती के बारे में सवाल पूछा। सीबीआई ने पूछा कि रिया क्यों छोड़कर गई। बता दें कि रविवार को सीबीआई की टीम ने सुशांत राजपूत के घर पर करीब 3.5 घंटे तक जांच की। सीबीआई ने रविवार की जांच में यह भी पूछा कि आखिरी बार सुशांत सिंह राजपूत को किसने जीवित देखा था, शाम का खाना अभिनेता ने कब खाया, क्या सुशांत ने खाना बनवाया था या बाहर से मंगवाया था। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी बार जिस शख्स ने जीवित देखा होगा वही ये बात बता पाएगा कि अभिनेता का व्यवहार कैसा था, क्या वे डिप्रेशन में दिख रहे थे या नहीं दिख रहे थे। सीबीआई का फोकस इस बात पर भी रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरी बार क्या बातें की थी। रविवार को सीबीआई ने जिन लोगों से भी पूछताछ की उन सभी से जानना चाहा कि क्या वो ये बता सकते हैं कि आखिरी बार सुशांत से उनकी बात कितने बजे हुई थी या वे आखिरी बार कब मिले थे। सीबीआई ने सिद्धांत पिठानी से सवाल किया कि रिया चक्रवर्ती छोड़कर क्यों गई, आपको क्या पता है अंतिम दिनों में सुशांत सिंह राजपूत का व्यवहार कैसा था। सीबीआई ने नौकर से पूछा कि रिया चक्रवर्ती के अलावा कौन कौन घर में आते थे, आखिरी दिन आपके सामने कौन आया था, अंतिम दिनों में सुशांत का व्यवहार कैसा था। और इसके अलावा बिल्डिंग के गार्ड से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। गार्ड से सीबीआई ने गेस्ट के नाम दर्ज करवाने वाले रजिस्टर मांगा। 1 जून से 14 जून तक की जानकारी मांगी। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि अब भी गहरे कोमा में है प्रणब मुखर्जी, हालत में कोई बदलाव नहीं। जी हम बात कर रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रविवार को सुबह भी गहरे कोमा में हैं, लेकिन उनकी हालात स्थिर है। हॉस्पिटल ने रविवार को सुबह ये जानकारी दी कि 84 साल के मुख्यमंत्री का उपचार कर रहे डॉक्टर ने कहा कि अब भी वे वेंटिलेटर पर हैं। बता दें कि मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली छावनी स्थित सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसी दिन उनके दिमाग की सर्जरी हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति की जांच में कोरोना वायरस संक्रमण की भी पुष्टि हुई थी। बाद में उन्हें फेफड़े का कैंसर हो गया था, जिसका इलाज किया जा रहा है। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं कि है देश भर में मौसम के ताजा हालात। अगले 24 घंटे तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। जी आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। जी हम बात करें कि वही मौसम विभाग ने इस सप्ताह के अंत और सोमवार को मध्य और पश्चिमी भारत में भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने इन क्षेत्रों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना के साथ चेतावनी जारी की है। शनिवार को पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए चेतावनी जारी की गई है। रविवार के लिए जारी चेतावनी में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, तो सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में सोमवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रविवार को ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।